Hello everyone, welcome to Learn English with Hafsa YouTube चैनल। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्कॉटिश एसेइस्ट, फिलोसोफर एंड हिस्टोरियन थॉमस कार्लाइल। कार्लाइल ने अपने वर्क्स के अंदर अपनी एज के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में डिस्कस किया है और आज का हमारा वर्क भी ऐसा ही कुछ है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं थॉमस कार्लाइल का बहुत ही फेमस वर्क पास्ट एंड प्रेजेंट। तो कार्लाइल का ये वर्क 1843 में पब्लिश हुआ था इंग्लैंड के अंदर और कार्लाइल ने 7 वीक्स के अंदर इस वर्क को कंप्लीट किया। इस वर्क को लिखने का मेन मकसद था अपनी सोसाइटी के डाउनफॉल को डिस्कस करना, जो कि इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से था। तो इसी डाउनफॉल को और इसका लोगों पे क्या असर था उसको हम आज के इस वर्क में पढ़ेंगे। इस बुक को प्रोज फॉर्म में लिखा कार्लाइल ने और ये 4 बुक्स पे मुश्तमिल है। इसकी 4 किताबें हैं और उसके अंदर डिफरेंट चैप्टर्स हैं और हम हर किताब पे अलग अलग से नज़र डालेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे आज के हमारे इस टॉपिक में। तो चले आज के डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट बुक है प्रोम। प्रोम का मतलब है प्रेफेस, यानी कि इंट्रोडक्शन, इब्तदा। इस पहली बुक के अंदर कार्लाइल ने इंग्लैंड की कंडीशन को डिस्कस किया है। इस बुक के अंदर 6 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर को कार्लाइल ने डिफरेंट नेम्स दिए हैं। इन नेम्स देने का मकसद हमें इंग्लैंड की कंडीशन को समझाना है। तो चलें देखते हैं इन नेम्स के ज़रिए इंग्लैंड की कंडीशन को। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है मिदास। मिदास फिरजा का बादशाह था और उसकी एक ख्वाहिश को पूरा किया गया। वो ख्वाहिश थी कि वो जिस भी चीज़ को हाथ लगाए वो सोना बन जाए, लेकिन हुआ ये कि वो इस ख्वाहिश की वजह से मर गया, क्योंकि वो खुराक को भी हाथ लगाता था वो सोना बन जाता था। तो यही हालत इंग्लैंड की भी है कि इंग्लैंड के पास इतनी सारी दौलत है, लेकिन इंग्लैंड के अपने लोग यानी कि गरीब लोग खुराक की कमी की वजह से मर रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है। तो यही है इस पहले चैप्टर का मेन आइडिया। सेकंड चैप्टर है द स्फिंक्स। स्फिंक्स की रिडल्स बहुत मशहूर हैं, यानी कि पहेलियाँ, और इन पहेलियों का जवाब वही इंसान देता था जो कॉन्फिडेंट होता था। तो इंग्लैंड की हालत का सामना भी वही लोग कर सकते हैं जो पावरफुल हैं, जिनके पास ऑलरेडी पावर है। गरीब लोग तो वैसे ही मर रहे हैं। हमारा थर्ड चैप्टर है मैनचेस्टर इंसरेक्शन। मैनचेस्टर में एक दफ़ा पार्लियामेंट के सामने बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोग इकट्ठे हुए अपने हकूक़ मांगने के लिए, लेकिन उन्हें हकूक़ मिलने के बजाय बहुत ही बुराई का सामना करना पड़ा और अपनी ज़िंदगियों से हाथ धोना पड़ा। यही हालत है इंग्लैंड की कि वहाँ पर गरीब इंसान अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकता। हमारा फोर्थ चैप्टर है मॉरिसन्स पिल, मतलब ऐसी दवाई जो हर बीमारी के लिए कारामद है। तो कार्लाइल का कहना है कि काश कोई ऐसी दवाई हो जो इंग्लैंड के हालात को भी बेहतर कर सके और सब कुछ ठीक हो जाए। फिफ्थ चैप्टर है अरिस्टोक्रेसी ऑफ टैलेंट। इस चैप्टर में कार्लाइल ये डिस्कस कर रहे हैं कि नेचर के कुछ लॉज हैं और हमें बेहतर ज़िंदगी के लिए उन लॉज को फॉलो करना चाहिए, ना कि अपने लॉज बना लेने चाहिए जिससे हमें सिर्फ डिस्ट्रक्शन का ही सामना करना पड़ेगा। सिक्स्थ और लास्ट चैप्टर है हीरो वर्शिप। इसके अंदर कार्लाइल ये कह रहे हैं कि हर इंसान एक हीरो की पूजा करता है, तो क्यों ना हम अपनी सोच को ही बदल लें और हर इंसान अपने अंदर ये है कि हीरो बन जाए, ताकि हमें किसी की पूजा ना करनी पड़े और हम सभी बेहतर बन जाएं। तो ये थी हमारी फर्स्ट बुक प्रोम, जिसके अंदर कार्लाइल ने इंग्लैंड की कंडीशंस को डिस्कस किया है। अब हम अपनी सेकंड बुक की तरफ मूव करते हैं। अब हमारी सेकंड बुक है द एंशिएंट मंक। इस बुक के अंदर कार्लाइल ने हिस्ट्री को डिस्कस करते हुए इंग्लैंड की सिचुएशन के ऊपर नज़र डाली है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जोसेलिन ऑफ ब्रैकलैंड। जोसेलिन एक इंग्लिश मंक और आथर था और इसने क्रॉनिकल्स लिखे। उन्हीं क्रॉनिकल्स को यूज़ करते हुए कार्लाइल ने अपनी इस बुक को लिखा है। हमारा सेकंड चैप्टर है सेंट एडमंड्सबरी। सेंट एडमंड्सबरी एक चर्च भी है और इंग्लैंड के अंदर एक सिटी भी। इस चैप्टर के अंदर कार्लाइल ये डिस्कस कर रहे हैं कि 7 सदियां गुजर चुकी हैं, लेकिन अर्थ को अभी तक अपना कोई हीरो नहीं मिला। बहुत सारे लोग इस दुनिया में आए और साथ साथ मर गए, लेकिन कभी भी उनकी आवाज़ को सुनने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। हमारा थर्ड चैप्टर है लैंडलॉर्ड एडमंड, जो कि इंग्लैंड के अंदर एक मंक थे और अपने जस्टिस की वजह से बहुत मशहूर भी थे। कार्लाइल यहाँ पर इस चैप्टर में ये कह रहे हैं कि ऐसे इंसान बार बार पैदा क्यों नहीं होते।
वो ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे इंसान मर भी जाए लेकिन उसके अच्छे काम हमेशा ज़िंदा रहते हैं, इसलिए हमें अच्छे कामों से कतराना नहीं चाहिए। हमारा फोर्थ चैप्टर है एबट ह्यूगो, जो कि एक मंक थे और अपनी ग्रीड की वजह से बहुत मशहूर भी थे। इस चैप्टर में कार्लाइल ये कह रहे हैं कि इंसान अमीर होने के लिए कुछ भी कर सकता है, उसको गरीबों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जो इंसान कोई अच्छा काम करना चाहता है उसे खामोश करवा दिया जाता है और वो मर जाता है, लेकिन फिर भी अपने अच्छे कामों की वजह से उसका नाम हमेशा ज़िंदा रहता है। हमारा फिफ्थ चैप्टर है 12th सेंचुरी। इस चैप्टर के अंदर कार्लाइल ये कहना चाह रहे हैं कि इंग्लैंड के अंदर इस सदी में कई लोग आए और कईयों का आना बाकी था, लेकिन फिर भी अमारत अभी भी वहीं पर थी लोगों के दरमियान। इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाई गई और ये अभी भी ज़िंदा थी और गरीब अभी भी सफ़र कर रहे थे। हमारा सिक्स्थ चैप्टर है मंक सैमसन, जो कि बहुत ही रिलीजियस पर्सन थे। इन्होंने एक दफ़ा एक ख्वाब देखा था जिसमें इन्होंने देखा कि चर्च पे कुछ शैतानी ताकतों ने हमला कर दिया है। इन्होंने यह ख्वाब अपनी माँ को सुनाया और माँ इन्हें अगले दिन चर्च लेकर गई। चर्च को देखते ही इन्होंने बताया कि यही चर्च थी जो ख्वाब में आई थी। तो फिर माँ उनको चर्च के हवाले कर गई हमेशा के लिए। तो मंक सैमसन एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान थे और उनका कहना था कि तब्दीली वही इंसान लाता है जिसके अंदर जज्बा हो। हमारा सेवन्थ चैप्टर है द कैनवसिंग। कैनवस का मतलब होता है लोगों की राय लेना। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि चर्च के सरबराह को चुना जाना है और उसके लिए लोगों की राय ली जा रही है, यानी कि वोट लिए जा रहे हैं। हमारा एट्थ चैप्टर है द इलेक्शन। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि हेड को चूज़ करने के लिए इलेक्शन होते हैं और लोगों ने वोट डालने हैं। कार्लाइल इस चैप्टर में ये कहना चाह रहे हैं कि हर इंसान अपने आइडियल के हिसाब से वोट डालेगा जो उसे ठीक लगेगा। अब हमारा नाइन्थ चैप्टर है एबट सैमसन। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि लीडर यानी कि हेड चुन लिया गया है, लेकिन वो हेड लोगों की वोट की बिना पर नहीं चुना गया बल्कि बादशाह ने चुना है और बादशाह एबट सैमसन को चर्च का हेड बना देते हैं। और हमें पता चलता है कि हमेशा पावर की ही आवाज़ होती है, इंसानों की यानी गरीब की कोई आवाज़ नहीं होती। अब हमारा 10th चैप्टर है गवर्नमेंट। एबट सैमसन को मंक चुन लिया जाता है और हेड बन के वो हर चीज़ को अच्छे करने लगते हैं, हर चीज़ को तब्दील करने लगते हैं, लेकिन जोस और मंक्स उनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं और उनको अपना काम ठीक तरह से करने नहीं देते। 11th चैप्टर है द एबट्स वेज। इसके अंदर हम देखते हैं कि सैमसन हैबट अपनी तरीके से हर चीज़ को कर रहे होते हैं। लोग समझते हैं कि वो एक अच्छे इंसान नहीं हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि जिस इंसान की परवरिश चर्च ने की हो वो अच्छा कैसे नहीं हो सकता, और वो अपने तरीक़ों से लोगों को साबित करते हैं कि वो एसटी एडमंड को एक बेहतर जगह बनाएंगे और वो उसको बना देते हैं। और इस चैप्टर में हमें पता चलता है कि हर इंसान की आवाज़ को सुना जाता है, सिर्फ हिम्मत होनी चाहिए बोलने की। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है द एबट्स ट्रबल्स। अब एबट को अपना काम करने के लिए डेफिनेटली अच्छे इंसानों की ज़रूरत है, लेकिन चर्च के मंक उनको ऐसा कैसे करने दे सकते हैं। अच्छा इंसान जो अच्छाई करना चाह रहा हो, हमेशा लोग उसके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें पैदा करते हैं और बहुत सारे मसले खड़े कर देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इन पार्लियामेंट। एबट सैमसन अपने आप को एक अच्छा इंसान साबित कर देते हैं और हमेशा जस्टिस से काम लेते हैं और अपनी जस्टिस और ब्रेवरी की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर भी होते हैं लोगों के दरमियान। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हेनरी ऑफ एसेक्स। इस चैप्टर में हमें पता चलता है कि इंग्लैंड की सरजमीन पे बहुत सारे ऐसे लोग भी आए जिन्होंने इसे बर्बाद करने की पूरी कोशिश की, और हेनरी ऑफ एसेक्स भी इसी तरह के एक इंसान थे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्रैक्टिकल एंड डिवोशनल। इस चैप्टर के अंदर कार्लाइल ये कहना चाह रहे हैं कि ज़मीन को एक प्रैक्टिकल और डिवोशनल इंसान यानी सैमसन के जैसा इंसान ही पीसफुल बना सकता है, पुरसकून बना सकता है और सांस लेने के लिए एक बेहतरीन जगह बना सकता है। अब हमारे लास्ट जो चैप्टर हैं सेंट एडमंड एंड द बिगनिंग्स। इस चैप्टर में कार्लाइल ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एबट सैमसन जैसे इंसान आज ज़िंदा होता तो हमारा मॉडर्न इंसान उनको तबाह कर देता और उन्हें गायब होने पर मजबूर कर देता, क्योंकि आज की दुनिया अच्छे लोगों के लिए है ही नहीं। ये तो सिर्फ़ एक तबाहशुदा दुनिया है जहाँ पावरफुल लोग ज़िंदा रह रहे हैं और गरीब की कोई आवाज़ नहीं। और अपनी इस सेकंड बुक को कार्लाइल एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में एंड करते हैं अपने इन अल्फाज के ज़रिए।
Heard are the voices, voices of the sages, the words and the ages. Choose well, your choice is brief and yet endless. Here eyes do regard you in eternity's stillness. Here is all fullness, your brave to reward you. Work and despair not. इन वर्ड्स में कार्लाइल ये कहना चाह रहे हैं कि हर इंसान की आवाज़ सुनी जाती है। तुम हिम्मत तो करो, अपनी आवाज़ को बुलंद तो करो और इसको सुनने वाले भी पैदा हो जाएंगे। हिम्मत करो और मायूस मत हो। तो यहाँ पर हमारी ये सेकंड बुक कंप्लीट होती है। हमारी थर्ड बुक है द मॉडर्न वर्कर, जिसके अंदर कार्लाइल मज़दूरों की बढ़ती हुई तादाद के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और किस तरह से वो इंग्लैंड के अंदर सफ़र कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इस बुक में हमारा फर्स्ट चैप्टर है फिनोमेना, जिसका मतलब है मौजूदा हालात। कार्लाइल इस चैप्टर में ये कहना चाह रहे हैं कि मौजूदा हालात के अंदर मज़हब ख़त्म हो चुका है, क्रिश्चियनिटी ख़त्म हो चुकी है और हीरोज़ तो अब कब्रों में पड़े हैं। हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ गलत लोग, गलत चीज़ें ही एग्जिस्ट कर रही हैं। इसमें सेकंड चैप्टर है गॉस्पेल ऑफ मैमोनिज्म, जो कि एक बिब्लिकल टर्म है जिसका मतलब है दौलत का इंसानों पर असर। इस चैप्टर के अंदर कार्लाइल भी यही कहना चाह रहे हैं कि मॉडर्न सोसाइटी का सिर्फ एक ही काम है, एक ही आवाज़ है, कैश और पेमेंट। बस यही आवाज़ है इनकी, इसके अलावा कुछ नहीं। थर्ड चैप्टर है गॉस्पेल ऑफ डिलेटेंटिज्म। डिलेटेंटिज्म का मतलब है सुपरफिशियल बिलीव्स रखना, और इस चैप्टर में कार्लाइल भी यही कहना चाह रहे हैं कि ये अरिस्टोक्रेट सुपरफिशियल ही होते हैं क्योंकि इनका इस दौलत का मकसद कोई नहीं होता और ये सुपरफिशियल बिलीव्स के ऊपर ही रहते हैं और हमेशा इनसिंसियर ही रहते हैं लोगों के साथ। इस बुक का फोर्थ चैप्टर है हैप्पी। हैप्पी का मतलब है खुशी। तो इस चैप्टर में कार्लाइल ये कहना चाह रहे हैं कि आज का इंसान खुद को खुश कहता है। दौलत के नशे में खुश रहना खुशी नहीं होती और यही इंसान समझता नहीं है और दौलत को ही इसने अपनी मंजिल बना लिया है। हमारा फिफ्थ चैप्टर है द इंग्लिश। इस चैप्टर में कार्लाइल ये कहना चाह रहे हैं कि इंग्लैंड के लोगों को सबसे स्टूपिड क्रिएचर जाना चाहता है क्योंकि उनको अपनी आवाज़ बुलंद करनी नहीं आती। चाहे वो अक्लमंद हो लेकिन फिर भी अपनी आवाज़ों में वो सबसे स्टूपिड ही जाने जाते हैं। सिक्स चैप्टर है टू सेंचुरीज। इस चैप्टर के अंदर कार्लाइल ये कहना चाह रहे हैं कि मज़हब नाम की चीज़ इस दुनिया से ख़त्म होती जा रही है। लोगों का बिलीव अब सिर्फ पैसा है और पैसा ही रहेगा। अब इसके अलावा उनका कोई यकीन नहीं हो सकता। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ओवर प्रोडक्शन। इस चैप्टर के अंदर कार्लाइल ये कहना चाह रहे हैं कि ज़मीन की पैदावार तो मज़दूर करता है लेकिन उस पैदावार से बनने वाला पैसा उसका ऑनर ले जाता है, यानी कि मालिक। अगर मज़दूर को भी उतना ही पैसा दिया जाए तो वो बहुत दिल से काम करे। नेक्स्ट चैप्टर है अनवर्किंग अरिस्टोक्रेसी। इस चैप्टर में कार्लाइल ये कहते हैं कि अमीर लोग सारा पैसा कमा रहे हैं लेकिन काम कुछ भी नहीं करते। वो पैसा तो मज़दूरों के हिस्से से आता है लेकिन वो पैसे पे हुकूमत अमीरों की होती है और काम वो कुछ भी नहीं करते। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वर्किंग अरिस्टोक्रेसी। इस चैप्टर में कार्लाइल ये कह रहे हैं कि अमीर लोग एक ही काम में लगे हुए हैं और वो काम है पैसे की पूजा करना। इसके अलावा उनके पास कोई और काम नहीं है। उनको ऑनेस्टली काम करना चाहिए और ऑनेस्टली काम ये है कि जो मज़दूर काम कर रहे हैं उनको उनका पैसा देना चाहिए ताकि उनकी काम में बरकत भी आए। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्लगसन ऑफ अंडरशॉट। इसका मतलब है कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री। मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट का काम सिर्फ मनी बनाना है, पैसे से प्यार है और ये करते करते वो अपनी मॉरल वैल्यूज़ भी भूल गए हैं। उनको ये नहीं पता कि सोसाइटी में रहते हुए उनकी कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन पैसा कमाते कमाते ये कैप्टन ऑफ इंडस्ट्रीज़ भूल गए हैं कि उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लेबर। इस चैप्टर में कार्लाइल ये कह रहे हैं कि मज़दूर तबका अपने आप को भूलकर अपने काम में मगन है लेकिन उनको इस काम से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। नेक्स्ट चैप्टर है रिवॉर्ड। इसके अंदर कार्लाइल ये कहना चाह रहे हैं कि मज़दूर तबका जो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं इस दुनिया में चाहे उन्हें इसका फल ना मिले लेकिन वो इसका फल मरने के बाद ले सकते हैं और उसका फल बहुत ही मीठा होगा। नेक्स्ट चैप्टर है डेमोक्रेसी, मतलब जमहूरियत। कार्लाइल इस चैप्टर में ये कहना चाह रहे हैं कि अब जमहूरियत का एक ही मतलब रह गया है और वो है खुदा से यकीन, मतलब मज़हब से यकीन उठ जाना। और सिर्फ एक ही चीज़ बाकी रह गई है कि आज़ादी तभी मिल सकती है जब भूखे प्यासे रहा जाए, क्योंकि इसके अलावा आज़ादी का कोई मतलब नहीं।
अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सर जैबश विंडबैग, जो यहाँ पर ओलिवर क्रोमवेल को कहा गया है, जो कि एक इंग्लिश जनरल थे और उनको हैंग किया गया क्योंकि उनका मानना था कि क्रिश्चियनिटी में कुछ भी ऐसा बाकी नहीं रह गया जिस पे अमल किया जाए। और कार्लाइल इस चैप्टर के थ्रू हमें ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा जनरल, ऐसा गवर्नर हमें फिर कभी मिल सकता है, कभी ऐसा इंसान दोबारा से ज़िंदा हो सकता है या पैदा हो सकता है। और हमारा इस बुक का लास्ट चैप्टर है मॉरिसन अगेन। इस चैप्टर के ज़रिए कार्लाइल ये कहना चाह रहे हैं कि अब इंग्लैंड को कोई और रिलीजन नहीं दिया जाएगा, कोई ऐसा रिलीजन नया नहीं पैदा होगा जो इंग्लैंड को दिया जाए। जो रिलीजन आपके पास ऑलरेडी है इस पर ही अमल करें, इसी से ही बेहतर ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। और यहाँ पर हमारी थर्ड बुक ख़त्म हो जाती है। अब चलते हैं अपनी लास्ट बुक की तरफ, जिसका नाम है हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप का मतलब होता है फ्यूचर की प्रेडिक्शन करना, और इसके अंदर कार्लाइल भी यही कर रहे हैं कि किस तरह से फ्यूचर में इंग्लैंड को इन मसलों से बाहर निकाला जा सकता है। तो इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है अरिस्टोक्रेसिस। इस चैप्टर में कार्लाइल ये कह रहे हैं कि अमारत और मज़हब तो हमेशा से रहा है और इंसान ने हमेशा इन दोनों की पूजा भी की है, लेकिन इन दोनों चीज़ों ने इंसान को सक्सेसफुल बनने से रोका है। अगर इंसान कामयाब बनना चाहता है तो इन दोनों चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा और इनसे निकलना पड़ेगा। सेकंड चैप्टर है ब्राइबरी कमेटी। इस चैप्टर में कार्लाइल ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस हमेशा उन लोगों के लिए होते हैं जिनके पास पैसा होता है। इंसान वैसे तो पैसे वाले लोगों को पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी वोट उन्हीं को देना पसंद करता है जिनके पास पैसा होता है। नेक्स्ट चैप्टर है द वन इंस्टीट्यूशन। इसके अंदर कार्लाइल ये कह रहे हैं कि हमने सिपाहियों को बनाया है ताकि वो हमारे मुल्क के लिए लड़ सके। क्यों ना हम इन्हीं सिपाहियों को खड़ा करें ताकि वो मुल्क में होने वाले गलत कामों के लिए लड़ सके, ना कि दूसरे मुल्कों के लिए लड़े। नेक्स्ट चैप्टर है कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री। इस चैप्टर के अंदर कार्लाइल ये कह रहे हैं कि गरीबों के लिए आवाज़ बुलंद हमेशा उन लोगों ने की जो अमीर होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक अमीर इंसान गरीब की मसलों को समझ सके? गरीब के मसलों को एक गरीब ही समझ सकेगा, इसलिए गरीबों में से ही किसी को कैप्टन बनना पड़ेगा ताकि वो आगे आए और उन मसलों के बारे में बात कर सके। नेक्स्ट चैप्टर है परमानेंस। इसके अंदर कार्लाइल ये कह रहे हैं कि अगर हम डेस्पोटिज्म यानी कि डोमिनेंस को ख़त्म करेंगे तभी बेहतरी आ सकती है, वरना बेहतरी आने के कोई चांसेस नहीं हैं। इसलिए परमानेंस के लिए हमें इस जबरन हुकूमतों को ख़त्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर है द लैंडेड। इसके अंदर कार्लाइल ये कह रहे हैं कि क्यों ना हम मजदूर तबके को उनकी सैलरी परमानेंट देना शुरू करें ताकि उनके अंदर का ये खौफ ख़त्म हो कि उन कहीं भूखे और प्यासे ना रह जाएं और वो अपना काम दिल लगा कर करें। हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है द गिफ्टेड। इस चैप्टर में कार्लाइल ये कह रहे हैं कि इंसान क्यों नहीं समझता कि जो अजीम लोग होते हैं, जो अच्छे काम करते हैं, उनको जन्नत से फल मिलता है, वो जन्नत की तरफ से ब्लेस्ड लोग होते हैं, लेकिन इंसान ये समझना नहीं चाहता। और लास्ट चैप्टर है इस बुक का द डायडेक्टिक, मतलब मौल्लिम। तो इस चैप्टर में कार्लाइल ये कह रहे हैं कि अगर इंसान मौल्लिम बन के फिर रहा है कि वो पैसा इज़्ज़त के लिए कमाता है तो ये उसकी गलत फहमी है। पैसा तो सिर्फ कुछ लोगों को दुश्मन बनाने के लिए कमाया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो यहाँ पर ख़त्म होती हैं हमारी 4 बुक्स पास्ट और प्रेजेंट की। तो होप सो आपको मज़ा आया होगा ये पढ़ के। तो मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।